हेलो स्टूडेंट, वर्क एनर्जी एंड पावर के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बेसिकली सीखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और यदि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा तो कैसे हम ये पहचानेंगे कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और उस पर कैसे न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच किया जाता है, पूरा बेसिकली इस आज के वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। वर्क डन बाय सच फोर्स, ऐसा फोर्स जिसके थ्रू यदि वर्क डन किया जाए, ऐसा फोर्स वर्क डन बाय सच फोर्स, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा जिसके थ्रू यदि वर्क डन किया जाए और उस फोर्स के थ्रू वर्क डन किया जाएगा तो वर्क डन जो होगा डज नॉट डिपेंड द पाथ, कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो भैया किस पर डिपेंड करेगा? तो वर्क डन डिपेंड करेगा ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू यदि आप वर्क डन करोगे तो वहां पर वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना होके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड होगा। कैसे भैया? एग्जांपल दे रहा हूं भाई, रुको। मान लेते यहाँ पर ए पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, ए पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास है एम। क्लियर है? इस मास को मैं एफ फोर्स के थ्रू, इस मास को मैं क्या लगाऊंगा? इस मास को मैं एफ फोर्स के थ्रू ए से बी तक ले जाना है। तो कितने रास्ते हैं, कितने पाथ हैं? और मैं बोल रहा हूं कि भैया ये जो मेरा फोर्स है ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव। यदि ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। तो ए से बी तक एम मास को ले जाना है, तो ये मेरा पाथ नंबर 1 हो गया, ये मेरा पाथ नंबर 1 हो गया। मैं चाहता हूं तो इस मास को इसी कंजर्वेटिव फोर्स से ए से बी इस रास्ते भी होके ले जा सकता हूं, तो हमारा पाथ नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। हम चाहते हैं भैया तो इसको इस रास्ते से भी ले जा सकते हैं, ये हमारा पाथ नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। और मैं बोल रहा हूँ ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव। तो अब वर्क डन अगर यदि हम फाइंड करेंगे वर्क डन पाथ 1, वर्क डन पाथ 2 एंड वर्क डन बाय पाथ 3, अगर मैं तीनों कंडीशन में वर्क डन फाइंड करूंगा तो भैया देखो डिस्प्लेस कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट भी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो अगर एफ फोर्स कंजर्वेटिव है तो पाथ पर तो डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन। तो तीनों ही केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या ए से बी नहीं है क्या? फोर्स भी तीनों के लिए सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी तीनों के लिए सेम हो गया क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या वर्क डन तीनों रास्ते में सेम नहीं मिलेंगे? क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। याद रखना भाई, यदि तुम्हारा फोर्स ओनली कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू यदि आप वर्क डन करोगे तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मांगेगा और सभी रास्ते में आपको वर्क डन सेम टू सेम देगा। क्लियर है ये बात? तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। चलो एक और एग्जांपल दे दो, ये फेल नहीं आ रहा है, दे रहा हूं। चलो ये हमारे पास एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहां से यहां तक का हाइट है h, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा a, और यहां पर भैया हम ले लेते हैं फाइनल पॉइंट b। एम मास को इनिशियल पॉइंट a से कंजर्वेटिव फोर्स के जरिए बी पॉइंट तक ले जाना है। सेम यहाँ पर भी मैं एक कंसीडर करता हूँ, ये मास m है, ये पॉइंट a है। तो इस मास m को भी a पॉइंट से b पॉइंट तक ले जाना है, यस और नो? यहाँ से यहाँ तक का हाइट h है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट भी h है कि नहीं? अरे नॉर्मल हाइट की बात करो, सीधा सीधा वाली। ऐसे तेड़क पेचक ये वाला हाइट को जोड़ोगे तो h से ज़्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? ये a पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं C और ये D।
ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा N। चलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब भैया कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है क्या? कुछ आइडिया दे दो, दे रहा हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हमारे पास ढेर सारी हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच जो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे चार फोर्स जो दिखाया गया है एग्जाम्पल में, सारे के सारे फोर्स कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। यदि इन सारे फोर्स से वर्क डन फाइंड किया जाएगा तो पाथ पर डिपेंड नहीं होगा, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मांगेगा। चलो ठीक, इस m मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो m मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है के जरिए A पोजीशन से B पोजीशन तक ले जाना है। ले जाना है कि नहीं ले जाना है भैया? और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ काम कर रहा है भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है और बॉडी कहाँ डिस्प्लेस हो रही है? ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो रही है। तो दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बना भैया? 180 डिग्री का एंगल बना। तो वर्क डन फाइंड करूंगा, वर्क डन फ्रॉम A to B, कौन सा फोर्स? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें क्या मिलेगा? माइनस mgh नहीं मिलेगा क्या? रे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? क्या मिलेगा? माइनस mgh। चलो भैया ये तो आप पहले भी बताए थे, तो अच्छे से समझ में हमें आ गया कि बॉडी को A से B तक आप लेके गए तो माइनस mgh वर्क डन निकल गया बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इधर भी करो भैया, इधर भी करो। देखो तो यहाँ पर बॉडी को A से B तक ही ले जाना है, A से B तक ही ले जाना है। लेकिन कैसे ले जाऊंगा भाई? देखो ना, सबसे पहले A से C जाना है, C से D जाना है, D से E जाना है, E से N और N से B जाना है, फिर बॉडी फाइनली अपने B तक पहुँच जाएगा। अरे पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? पहुँचेगा। चलो तो एक बात बता रहा हूँ, सबसे पहले बॉडी A से C जाएगा ना, जाएगा कि नहीं? तो सबसे पहले मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन AC। क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन AC। यस और नो? तो देखो भाई यहाँ से यहाँ तक बॉडी गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर काम किया ना, और डिस्प्लेस कितना हुआ? A से C डिस्प्लेस नहीं हुआ क्या? अरे हुआ कि नहीं हुआ? A से C डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर। तो क्या मिला भैया? हमें फॉर्मूला मिला माइनस mg इंटू AC। यस और नो? H नहीं है भैया, क्योंकि डिस्प्लेस तो AC हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो माइनस mg वर्क इक्वल टू माइनस mg ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू AC डिस्प्लेसमेंट। हुआ कि नहीं भैया? हुआ। अच्छा भाई m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? आया होगा कि नहीं आया? आया होगा। अब क्या करेंगे भैया? C से D ले जाना है। अब C से D ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे। तो वर्क डन बाय CD क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इधर ले जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नहीं काम कर रहा है क्या? यहाँ पर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और बॉडी डिस्प्लेस ऐसे हो रही है, बॉडी यहाँ रखी हुई है, बॉडी इधर भाग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर कंडीशन में कैसे काम कर रहा है? नीचे की ओर। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है भैया? 90 डिग्री का। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स CD रास्ते निकालूंगा तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 0 मिलेगा। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल पाथ देख रहे हो, ये भी हॉरिजॉन्टल पाथ, ये भी हॉरिजॉन्टल पाथ, दोनों में वर्क डन कैसे मिलेगा? 0 मिलेगा। क्योंकि बॉडी यहाँ पर भी पहुँच जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर इतना डिस्प्लेस हुई होगी तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा क्या? बनेगा cos 90 0। पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो CD रास्ता में वर्क डन 0 मिलेगा। इसी प्रकार एनी रास्ता में वर्क डन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। वर्क डन एनी कितना मिलेगा हमें भैया? 0 मिलेगा। मिलेगा। चलो बॉडी CD, अब बॉडी D से E नहीं जाएगी क्या? जाएगी कि नहीं जाएगी? D पर पहुंच गई। वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाय D, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट D। तो बॉडी यहाँ पर है, अब बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी का डिस्प्लेस ऊपर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर एक्ट करी तो भैया कितना काम करेगा? माइनस mg DE, माइनस mg डिस्प्लेसमेंट छोटा वाला DE। E से En, अब बॉडी को E से N लेके जाएंगे ना, सॉरी N ही लिखे हैं यहाँ पर, E से N जा रही है बॉडी, कोई दिक्कत वाली नहीं है। E से N लेके जाएंगे तो बॉडी डिस्प्लेस इधर हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रही है 90 डिग्री एंगल। तो E से N वर्क डन क्या मिलेगा? 0, पहले निकाल चुके हैं। अब बॉडी कहाँ जाएगा? N से B जाएगा। बॉडी कहाँ जाएगा? N से B जाएगा तो क्या मिलेगा भैया? वर्क डन माइनस mg N नहीं मिलेगा क्या? रे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट हुआ N। ठीक, बॉडी ऊपर जा रही है यहाँ से,
डिस्प्लेस हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और हम जानते हैं 180 डिग्री -1 होती है। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलो हुआ भैया, टोटल निकाल दो। अब क्या निकालो? ए से बी तक बॉडी पहुंच गया, ए से बी तक बॉडी पहुंच गया और पूरे पाथ से बॉडी को घुमाते हुए लेके गया। कहां से लेके गया? पूरे पाथ से बॉडी को घुमाते हुए लेके गया। तो टोटल वर्क डन बता दो। बता रहा भैया टोटल वर्क डन। क्या बताऊंगा मैं? टोटल वर्क डन बता रहा हूं ए से बी तक। टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। क्या बोलेंगे? टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। नहीं बोलूंगा, क्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऐसे तो सारे वर्क डन को जोड़ना पड़ेगा ना। वर्क डन ए से ए बी। एक काम करती, इसको मैं पाथ 1 बोल देता हूँ। ये जितना भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ बना इसको मैं पाथ 2 बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको मैं? पाथ 2। ये मेरा डायरेक्ट था पाथ 1, इस टेढ़ा मेढ़े को मैं क्या बोल दिया? इसको मैं पूरा क्या बोल दिया? ओवरऑल पाथ 2 बोल दिया। क्या बोल दिया मैं इसको? पाथ 2। तो W ये हो जाएगा पाथ 2 हो गया। क्या हो गया? W। और ये मेरा क्या हो गया? पाथ 1। बोल दिया कि नहीं बोल दिया? बोल दे। चलो कैसे निकालेंगे भाई? सारे वर्क डन को ऐड करूंगा तो टोटल वर्क डन नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो ऐड करो सारे वर्क डन को। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ए से सी प्लस वर्क डन सी डी प्लस एंड सो ऑन प्लस वर्क डन एन बी। चलो वैल्यू पुट अप करो भाई। कितना मिलेगा? माइनस एम जी ए सी माइनस एम जी डी माइनस एम जी एन बी। टोटल वर्क डन। पूरा डायग्राम मिटा रहा हूँ भाई, सब चीज़ तो हम लिख ही लिए हैं। नहीं लिखे क्या? अरे लिख लिए हैं। तो एम जी सबसे कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर क्या बना भाई? ए सी प्लस डी ई प्लस एन बी। हुआ कि नहीं हुआ? डायग्राम फिर से बनाना पड़ जाएगा क्या? डायग्राम ऐसे था, देखो ये पाथ 1 2 3 4 5 ये था हमारा पास ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था? डी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था? ये एन, ये बी। देखो भाई ए सी और ये डी ई, ए से सी गए, ए सी देखो ए सी और ये वाला डी है, तो ये वाला डी नहीं हुआ क्या? अरे हुआ कि नहीं हुआ? डी। और ये क्या हो गया? एन बी। टोटल हाइट कितना है? एच। टोटल कितना है? एच। तो पूरे के जगह क्या रख सकते हैं हम? एच नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना। देखो ना भाई, ए से सी, उसके बाद डी से ई, तो डी से ई ये वाला और ये वाला यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो डी नहीं है क्या? डी। और ये एन बी। तो टोटल ये क्या हो गया हमारा? टोटल हाइट कितना था भाई? यहाँ पर एच था। कितना था? एच। देखो ना यहीं से यहाँ तक तो लगेगा तो एच था कि नहीं? तो क्या मिला? माइनस एम जी एच। क्या मिला भाई? माइनस एम जी एच। क्या मिला? माइनस एम जी एच। तो पाथ 2 से भी लेके गए तो क्या मिला? माइनस एम जी एच। हम क्या बोल सकते हैं भैया? वर्क डन पहले इक्वल टू वर्क डन सेकेंड इक्वल नहीं मिला क्या? अरे मिला कि नहीं मिला? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स था। कैसे फोर्स? कंजर्वेटिव। अब ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर भाई ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पर डिपेंड करता तो सेकंड रास्ते में तो बहुत सारा वर्क डन हमें मिलना चाहिए था। अरे मिलना चाहिए था कि नहीं? चाहिए था। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं किया, इसलिए दोनों ही कंडीशन पर इनिशियल पोजीशन सेम था और फाइनल पोजीशन भी सेम था। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है चाहे डिस्प्लेसमेंट कितना भी ऐसे हो जाए, आड़ा तिरछा कितना भी हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और आपको दिया गया फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन सेम मिलेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन करोगे तो वर्क डन वहां पर पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। और आपको बोल दिया गया है कि ए से बी बॉडी को लेके जाना है, ए से बी बॉडी को लेके जाना है और आपको ऐसे रास्ते दे दिया और ऐसे रास्ते दे दिया और ए से बी लेके जाना है और आपको ऐसे कोई भी रास्ता दे दिया। यस और नो? तो सबसे आसान क्या है? वर्क डन निकालना। इस कंडीशन में वर्क डन निकालना सबसे आसान है। हमें मालूम है अगर दिया गया फोर्स, मैं बोल दिया कि बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है और आपको फोर्स दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए यहाँ से यहाँ तक ले जाना है।
तो तुम कौन सा रास्ता सेलेक्ट करोगे भैया? देखो ना, ये वाला mgh आसानी से नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा। तो ये दोनों रास्ते से निकालना कितना डिफिकल्ट हुआ था? अरे हुआ था नहीं, बार बार चेक किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। लेकिन अगर हमें नॉलेज है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, ये फोर्स तीनों रास्ते में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम क्या दिमाग लाएंगे? सिर्फ इस मार्ग का, इस पाथ का इस पाथ के माध्यम से वर्क डन फाइंड कर लेंगे और बोल देंगे दोनों में क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि हमें दिया गया फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, चलो तो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट खत्म। भैया क्या लिखे आप बता दो। देखो, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, यदि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होगा? सेम होगा, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। अगर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होगा? सेम होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होगा। मैं यहाँ से अपने घर गया और घर से यहाँ आवास आया, मैं यहाँ से क्या गया? ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट गया और बी पॉइंट से ए पॉइंट आया। अरे भैया, तो इनिशियल पोजीशन मेरा यही था, फाइनल भी क्या है? यही है ना, क्योंकि मैं ए से बी गया और बी से कहाँ आया? वापस ए पर आया। तो इनिशियल भी ए है, फाइनल भी है, और जो भी फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा, तो वर्क डन क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। समझा दो फिर नहीं यार, बता रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास एम मास का ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी। ठीक, मैं एम मास के ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाऊंगा। कहाँ से लेके जाऊंगा? ए से बी। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है, और वापस ए पर वापस एम मास के ऑब्जेक्ट को लाऊंगा, तो फाइनल पोजीशन भी क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ए से बी लेके जाऊंगा, ए से बी लेके जाऊंगा एम मास के ऑब्जेक्ट को। ठीक, और क्या करूंगा मैं? बी से वापस ए पर लाके छोड़ दूंगा। तो यदि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो वर्क डन निकालोगे तो ऑलवेज जीरो मिलेगा। देखो, मैं ए से बी लेके जाऊंगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या मिलेगा भैया? अगर मैं ए से बी लेके जाऊंगा तो मुझे माइनस mgh नहीं मिलेगा क्या? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ए से बी ऑब्जेक्ट को लेके गया तो कितना वर्क डन मिला? माइनस mgh मिला। अब बॉडी बी पर पहुंच गई है, अब बॉडी को वापस इनिशियल पोजीशन ए पर लाना है कि नहीं लाना है? लाना है भाई। तो जैसे बॉडी यहाँ पर पहुँच गई और बॉडी इधर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर काम कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच 0 डिग्री का एंगल बना। कितना एंगल? 0 डिग्री का। तो वर्क डन, अब हम बी से ए फाइंड करेंगे बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमें क्या मिलेगा? mgh मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे mgh नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब टोटल कंप्लीट वर्क डन फाइंड करेंगे, वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? हमें जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा। तो यदि हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है और फाइनल पोजीशन भी ए है, इनिशियल पोजीशन भी ए है, तो वर्क डन आपको हमेशा जीरो मिलेगा। ये बात नोट डाउन करेंगे। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स तभी के लिए ट्रू है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा तो ये नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब ये सही है। समझ पाए इस बात को? चलो, तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो वर्क डन कितना मिलेगा? हमें जीरो मिलेगा। टोटल वर्क डन क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये बात तो नॉर्मल भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम तो पढ़े हैं कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए पर था, फाइनली ऑब्जेक्ट बी पर आया, इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन ए था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो नहीं हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ? तो वर्क डन कितना मिल गया? जीरो मिल गया। तो आपने क्या नया कमाल का बताया? ये तो हमें भी मालूम है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा, यस और नो? लेकिन ये बात गलत है। एक बात कॉपी में नोट करो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो जरूरी नहीं है कि टोटल वर्क डन जीरो मिलेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो जरूरी नहीं है कि बॉडी पर टोटल वर्क डन जीरो मिलेगा। एक बात और नोट करो, अगर फाइनल पोजीशन, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सॉरी, अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है,
और जो भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तब टोटल वर्क डन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तब टोटल वर्क डन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टोटल वर्क डन 0 मिले। समझ पाए इस बात को, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो जरूरी नहीं कि टोटल वर्क डन 0 मिले। लेकिन अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तब 0 मिलेगा टोटल वर्क डन। ये तो दिख रहा है, यस और नो। ठीक, कैसे बता दो, एग्जांपल बता रहा हूं। देखो मान लेते हैं ये बॉडी है, इसका मास क्या है, m है, या सुनो ये हमारा सरफेस है, ये पॉइंट A ये पॉइंट B तक m मास को अपन लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको लेके जाऊंगा। ठीक, फिर क्या करूँगा, इसी रास्ते से m मास का ऑब्जेक्ट है ये B है, और ये m मास का ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से तक वापस लेके आऊँगा। समझ पाए, मैं A से B तक ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा और B से A पर वापस लाके छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट 0 है। अरे है कि नहीं है, है कि नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो तुम्हारा आंसर आएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बाय 0। नहीं मिलेगा क्या, इनिशियल पोजीशन भी A, फाइनल पोजीशन भी A, और मैं बोल दिया कि जो भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव है तो वर्क डन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 नहीं है। कैसे, देखो चलो मैं बात करता हूँ फ्रिक्शन फोर्स की। किस फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की। मान लेते हैं ये मेरा अप्लाई किया गया फोर्स है, इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक, और बॉडी A से B की ओर मूवमेंट कर रही है। अगर बॉडी A से B की ओर मूवमेंट कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स, अब फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज नहीं करेगा क्या, तो बॉडी की ओर पीछे और कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब मैं फाइंड करूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। कहाँ से कहाँ तक भाई, A से B तक। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है भैया, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते कितना है, S। कितना डिस्प्लेसमेंट, S। तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू एस। नहीं होगा क्या, बॉडी A से B जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है, लेकिन हम वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू इस बॉडी पर कितना वर्क डन किया गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो कितना मिलेगा, माइनस F इंटू एस मिलेगा ना। अगर नहीं समझ आ रहा है पुराने वीडियो लेक्चर को देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो ये निकालिए। अब फिर से निकालूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन इस बार भैया मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊंगा, A से B तक गया। A से कहाँ गया, B तक गया। अब B से वापस कहाँ तक आऊंगा, मैं A पर आऊंगा। कहाँ पर आऊंगा, A पर। A से कहाँ गया, B गया। अब B से कहाँ आऊँगा, A पर आऊँगा। बॉडी यहाँ तक आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब B से बॉडी इधर आएगी, बॉडी इधर आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम नहीं करेगा क्या, अरे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो क्या मिलेगा, वापस से माइनस F इंटू एक्स नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। चलो भैया टोटल वर्क डन बता दो, क्या बता दो, टोटल वर्क डन बता दो। बॉडी A पर थी और बॉडी A पर वापस आ गई, इनिशियल पोजीशन भी A, फाइनल पोजीशन A, लेकिन हमारा वर्क, लेकिन हमारा फोर्स इस बार फ्रिक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पूरे पाथ पर डिपेंड करता है, पूरे पाथ पर डिपेंड करेगा। तो टोटल वर्क डन निकालोगे A से B प्लस वर्क डन B से A, कितना मिलेगा, माइनस 2FS। नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब देखो भैया यहाँ पर समझ पा रहे हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं है। इनिशियल पोजीशन पर A, फाइनल पोजीशन भी A, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 नहीं है। समझ पाए,
टोटल वर्क डन जीरो कहाँ पर होता है? यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तब। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो आपका वर्क डन जीरो नहीं मिलेगा। समझ पाए इस बात को? कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेड नहीं होता, वही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड करेगा, पूरे रास्ता पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन फोर्स। समझ पाए इस बात को? चलो यहां पर भैया एक पॉइंट लिखे हो, इसका मतलब ही बता दो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। अगर तुम्हें दिया गया फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और तुम्हें एक क्लोज्ड पाथ दे दिया गया है, तो टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। अरे देखे थे ना, ए ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर था, अरे था कि नहीं था? ए से बी, एम मास को हम ए से बी भेजे थे बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वापस हम बी से ए पर नहीं लाए थे क्या? नहीं लाए थे क्या? ए से बी भेजा, फिर बी से ए भेजा, तो टोटल इसको क्लोज्ड पाथ नहीं बोल सकते क्या? अरे बोल सकते कि नहीं? क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है भैया? देखो ये पॉइंट, ठीक, ये एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है और पॉइंट ए है। ये क्या है? पॉइंट ए। ये ए बी सी डी ई एफ। अगर एम मास का ऑब्जेक्ट है और कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वर्क डन बाय इन अ क्लोज्ड लूप क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अरे सिंपल है, फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल भी यही है कि नहीं है? है कि नहीं है? और पार्टिकल ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाके वापस यहीं पर आएगा, जहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था वहाँ पर जर्नी क्या करेगा? क्लोज पाथ में ख़त्म करेगा। और फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्या मिलेगा? हमें टोटल फोर्स जीरो मिलेगा। यहाँ पर भी समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, बॉडी ए से बी गई, बी से ए वापस एक क्लोज पाथ बना कि नहीं बना? रे बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बना ना? समझ पाए इस बात को? ऐसे भी ले सकते हैं, ये लो क्लोज पाथ बना दिया। हमें मालूम है कि बॉडी को ए से यहाँ पर लेके जाओ, ये ए हो गया और ये बी हो गया, मेरे पास इतने सारे रास्ते हैं, बॉडी हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ? क्लोज्ड पाथ नहीं है क्या? है कि नहीं? तो बॉडी को तुम ए सी डी, बॉडी को ए से सी लेके जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर तो जीरो मिलेगा, यस और नो? इधर लेके जाओ, क्या मिलेगा? माइनस एम जी एच नहीं मिलेगा क्या? इधर जीरो, इधर भी जीरो, इधर क्या मिलेगा? एम जी एच। टोटल कितना मिला? जीरो मिला कि नहीं मिला? कैसा पाथ है? क्लोज्ड पाथ। अगर पाथ क्लोज्ड है और फोर्स कंजर्वेटिव है तो टोटल वर्क डन तुम्हें जीरो मिलेगा। समझ पाए? लेकिन मैं बोल दूंगा भैया कि पाथ क्लोज्ड पाथ है और फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन जीरो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय वर्क डन पूरे पाथ पर डिपेंड करेगा। भैया एग्जांपल बता दो, बता रहा हूँ, बहुत आसान है। चलो, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, ए से बी तक लेके जाना है, ठीक। देखो, एम मास के ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाना है, ये हमारा पाथ वन हो गया। क्या हो गया? पाथ वन। इसी ऑब्जेक्ट को इस रास्ते से भी लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये हमारा क्या हो गया? पाथ टू हो गया। क्या हो गया? पाथ टू। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव। क्या है? चलो नॉन कंजर्वेटिव में मान लेते हैं कि वो फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। अब भैया बॉडी को ए से बी तक ले जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स अलग नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। और बॉडी को ए से बी तक ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे पाथ टू से, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं मिलेगा क्या? इस वाले से मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर वर्क डन बाय पाथ वन डज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ टू, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कौन सा फोर्स है? अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मान लेते हैं हमारा फ्रिक्शन फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव, तो पाथ वन से वर्क डन निकालो और पाथ टू से वर्क डन निकालो, तुम्हें बराबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड करता है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन करोगे तो वो वाली वर्क डन पूरे पाथ पर डिपेंड करेगा। समझ पाए? अगर इसी में कंजर्वेटिव फोर्स होता तो दोनों क्या मिलता?
इक्वल मिलता। क्या मिलता? इक्वल मिलता। अगर बंद क्लोज्ड पाथ है तो क्या मिलता? जीरो मिलता। क्लोज्ड पाथ में क्या मिलता? जीरो मिलता। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो डब्ल्यू एफ नॉट इक्वल टू जीरो क्लोज्ड पाथ, यानी कि अगर क्लोज्ड पाथ में फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू वर्क डन निकालोगे तो जीरो नहीं मिलेगा। समझ गए? क्यों? फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ पाए इस बात को? तो यहां पर हेडिंग भी डाल सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखो सभी को एक में ही एक्सप्लेन कर दिया, तो क्या डेफिनेशन लिखा हूँ? डेफिनेशन ये लिख सकते हो, वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ। अगर फोर्स कैसी है भाई? नॉन कंजर्वेटिव वाली है तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा। तो ये हम सीख गए भैया कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बहुत भयानक आइडिया ले लिया। भैया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक ही एग्जांपल बताया हो, जो फ्रिक्शन फोर्स है। बहुत अच्छे से फ्रिक्शन फोर्स हम पढ़ चुके थे, इस कारण यहाँ पर अच्छे से डील हो पाया। और एग्जांपल बता देता हूँ मैं नॉन कंजर्वेटिव का। एक होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव में एयर फ्रिक्शन। क्या होता है? ये भी तो फ्रिक्शन है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, दोनों फ्रिक्शन फोर्स है। जहां पर भी फ्रिक्शन आ जाएगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन पूरे रास्ते डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करेगा। और हमारे पास होता है विस्कस फोर्स। कैसे होता है? विस्कस फोर्स ना, आगे पढ़ेंगे इसको अभी विस्कोसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, ये भी विस्कस फोर्स पाथ डिपेंड होता है, तो नॉन कंजर्वेटिव वाली होगी। और क्या होता है भैया? और कुछ बता दो। और होता है साइक्लोट्रॉन फोर्स। क्या होता है? साइक्लोट्रॉन फोर्स। इसके बारे में हम क्लास 12 में पढ़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम से ना, साइक्लोट्रॉन का टॉपिक। ठीक है, साइक्लोट्रॉन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर फ्रिक्शन और नॉर्मल हमारे जो फ्रिक्शन, ये सब हमारा पाथ डिपेंड है और नॉन कंजर्वेटिव है। और इनके थ्रू आप वर्क डन निकालोगे तो तुम्हें हर पाथ पर अलग अलग मिलेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के जरिए वर्क डन निकालोगे और फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम होगा तो तुम्हें जीरो मिलेगा। क्लियर है बात? चलो नोट डाउन कर लो इतना। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। भैया न्यूमेरिकल में कैसे अप्रोच किया जाए? न्यूमेरिकल सवालों में यदि फोर्स लिख के दे दिया जाएगा और फोर्स के बारे में ये नहीं लिखा गया कि ये कंजर्वेटिव वाली है कि नॉन कंजर्वेटिव वाली है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है या वो फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव है? तो यहाँ पर हेडिंग डाल देना, हेडिंग कि कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान क्या करेंगे हम? न्यूमेरिकल सवाल में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान हम कैसे करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो बहुत आसान बात है, ठीक है, नहीं भी आता तो यहाँ पर सिखा दूंगा। चलो ठीक है, तो कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी फोर्स यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो जो भी यहाँ पर तीन कंडीशन लिखूंगा, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसे भैया? जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लिखते हैं, वेक्टर ऑफ एफ इक्वल टू एक्स एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। यहाँ पर मैं फोर्स लिख दिया हूँ 3D में, 3 डायमेंशन में। क्या है ये? फोर्स है 3 डायमेंशन में। ठीक है, चलो ऑर्थोगोनल वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं। तो देखो आपको पहला पॉइंट में चेक करना क्या पड़ेगा। देखो ये देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते तो ये डी वाला साइन लगाते हैं। कौन सा वाला? डी वाला। अगर जब तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, आगे सीखोगे 12th में, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डेल्टा वाला साइन लगाओगे, याद रखना। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखो हमारे पास कितने फोर्स है टोटल? एक एफ एक्स, एक है एफ वाई और एक है हमारे पास एफ जेड। 3D में बात करेंगे। 2D में दे दिया गया तो एफ जेड तो ऑलवेज ऐसे 0 हो जाएगा। 1D में दे दिया गया दोनों हट जाएंगे, या सर नो? तो हम बात करेंगे पूरा 3D का। 3 फोर्स है
यानी कि एक फोर्स का तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट है। अब बात करेंगे भैया ये फोर्स कंजर्वेटिव वाली है कि नॉन कंजर्वेटिव वाली, क्योंकि आपने तो एग्जांपल बताया था ग्रेविटेशनल आएगा तो कंजर्वेटिव बोलना, फ्रिक्शन आएगा तो नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रेविटेशनल है कि ये फ्रिक्शन वाली है, तो कैसे पहचानेंगे? देखो कैसे पहचानेंगे, देखो अभी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो हमेशा दो दो का पेयर में करना, क्या करना? दो दो के पेयर में। पहले एफ एक्स एफ वाई का पेयर बना लेना, फिर एफ वाई एफ जेड का, फिर एफ जेड एफ एक्स का। तो डिफ्रेंशिएशन करना, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, पहले इन दोनों को लेंगे, एफ एक्स हो गया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना किसका भैया? एफ एक्स का, फोर्स का एक्स कंपोनेंट का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? बाजू वाला। किसके? बाजू का है y, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? y के रिस्पेक्ट में। समझ पाए? फोर्स इसका लेना, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना? ये y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू। अब अपोजिट कर दो, अब अपोजिट कर दो भैया। अब क्या कर दो? पहले ऐसे गए थे, पहले ऐसे गए थे, अब भैया ऐसे भी जाओ आप। यानी कि एफ एक्स का आपने डिफ्रेंशिएशन किया था y के रिस्पेक्ट में, अब आप बोल रहे हो कि ऐसे जाओ, यानी कि एफ वाई का करो। अब क्या करो? एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा। चलो भैया पहला पेयर तो सक्सेसफुल हो गया, पहला पेयर हो गया, हटा दो। अब दूसरा पेयर बोलो या सुनो, ये दूसरा पेयर, ठीक। एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? जेड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट के। भैया उल्टा कर दो ना, ऐसे एफ जेड का कर लो। क्या कर लो आप भैया? एफ जेड का कर लो, एफ जेड का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर लो, किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। चलो भैया तीसरा बात भी फटाक से लिख दो, देरी मत करो, न्यूमेरिकल भी बनाने हैं। तीसरा क्या होगा भैया? ये देखो, या सर नो, समझ पाए? चलो तो किसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे आप? फोर्स के एक्स कंपोनेंट का, किसके रिस्पेक्ट में? जेड के रिस्पेक्ट में। फिर वापस पलटी मार दो। अब क्या करो? पलटी मारोगे भैया ऐसे जाओ, आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, जेड का कर दो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ये बात? अब ध्यान देना, अगर तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाता है तो जो भी ये फोर्स गिवन होगा ये कैसा वाला होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगी। और जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ पाए? अगर तीनों में से दो सक्सेसफुल इक्वल हो गया और तीसरा नहीं हो पाया, तीसरा सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो ये कंजर्वेटिव ना होके नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल करते हैं। चलो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। ये फोर्स है। इस फोर्स में तो लिखा नहीं है कि ये ग्रेविटेशनल है, फ्रिक्शन है, स्प्रिंग है, कोई पता नहीं। हमें पता करना है कि ये फोर्स है तो है क्या, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या करेंगे भैया? तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को हम बारी बारी से चेक करेंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोल देंगे भाई तुम कंजर्वेटिव वाले हो। चलो करो। तो पहले तो ऐसे कर लो भाई ताकि दिक्कत ना हो। कंपेयर कर लो, पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख लेंगे एफ एक्स आई कैप, हम नॉर्मल फॉर्म पढ़े हैं एफ वाई जे कैप, और प्लस में क्या पढ़े भैया? एफ जेड ये कैप। नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। कंपेयर कर दो तो एफ एक्स कितना आ गया भैया? यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला? वाई मिला। एफ वाई इक्वल टू क्या मिला भैया? हमें एक्स की पावर 2 मिला। और एफ जेड कितना मिला भैया? कुछ नहीं तो हमें 0 मिल गया। जेड एक्स में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है। चलो पहला कंडीशन पर आ जाओ, यहीं पे चेक करता हूँ मैं फटाफट से, ठीक। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या रखूँगा? एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भैया? वाई। तो एफ एक्स को हटाओ, यहाँ पे क्या लिखो भैया? वाई लिख दो। एफ वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2 नहीं हुआ क्या? हुआ ना भैया। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से सिखाया था। अब क्या होता है भैया? 1। क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा?
y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन आपने सिखाया था 1 हो गया। x का डिफ्रेंसिएशन करना है, x स्क्वायर का क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आपने सिखाया था पावर सामने आता है, पावर में एक माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा ये 2x होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है भैया। पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा क्यों चेक करूंगा मैं। तो ये कौन सा फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। चलो ये बात तो हो गया, ठीक है। चलो वापस इसके पोजीशन को हम लिख देते हैं। चलो और कुछ एग्जांपल एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं और यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स को चेक करना है आप कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो कंपेयर करो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अब 2y और एफ वाई की वैल्यू 2x और एफ जेड रिमेन 0। चलो चेक करो, एफ एक्स की वैल्यू कितना रख दे भैया यहाँ पर 2y, ये हो जाएगा हमारा 2y और एफ वाई की वैल्यू कितनी है 2x। चलो डिफ्रेंसिएशन करो तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 2 बाहर आ गया। भैया पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव होने का चांसेस है। अभी फाइनल नहीं हुआ डिसीजन भाई, अभी 2 कंडीशन और बाकी है, इनको भी चेक करेंगे। एफ वाई कितना है, एफ वाई देखो 2x कितना है भैया 2x। एफ जेड कितना है, एफ जेड 0 है, एफ जेड कितना है 0। अब भैया देखो यहाँ पर जेड है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है एक्स, तो जेड को लगेगा एक्स, भाई तुम कांस्टेंट हो। जेड क्या बोलेगा भैया, मैं तो जेड वाला हूँ और मैं तो जेड वाले को ही चेंज करने की काबिलियत रखता हूँ, लेकिन तुम जेड वाले नहीं हो, मतलब तुम पूरा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो क्या हो जाएगा इसका भैया 0, और यहाँ पर तो पहले मल्टीप्लाई हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया ये 0 हो गया। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 100% में 90% चांस हो गया कि क्या बनेगा, ये कंजर्वेटिव बनने जा रहा है। सिर्फ 10% और बाकी भैया चेक करती हैं। एफ एक्स कितना है यहाँ पर, एफ एक्स है हमारे पास 2y और एफ जेड हमारे पास कितना है 0 है। तो जेड को क्या लगेगा भैया, एक्स तुम कांस्टेंट हो, क्योंकि मैं तो जेड वाले को पसंद करता हूँ, जेड वाले को डिफ्रेंशिएशन करने को अच्छा लगता है, तो क्या हो जाएगा भैया इसका 0, और ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, पहले से क्या हो गया 0, तो ये कंडीशन भी क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि भैया तुम जो फोर्स दिए हो, यानी कि ये वाली जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस फिनोमिना से, इस ट्रिक से हम चेक करेंगे कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर हमें फोर्स की वैल्यू दिया गया है और ये क्वेश्चन में हमसे बेसिकली पूछा गया है कि ये जो पाथ डायग्राम में शो किया गया है, एक ऑब्जेक्ट को O से A लेके गए, A से B और B से O, यानी कि इनिशियल पोजीशन भी A है और फाइनल पोजीशन भी O है। तो हमें पूछा गया कि इस पाथ में टोटल वर्क डन क्या होगा। हमें मालूम है यदि ये फोर्स किसी भी तरह से कंजर्वेटिव हो गया तो टोटल वर्क डन इस पाथ में हमें 0 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कैसा पाथ है, क्लोज्ड पाथ। फोर्स कंजर्वेटिव होगा, पाथ क्लोज्ड होगा, वर्क डन 0 मिलेगा। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव ना होके दूसरा फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया, तो वर्क डन बाय क्लोज्ड लूप 0 नहीं मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ अलग वैल्यू मिलेगी। चलिए चेक करते हैं भैया कौन सा फोर्स है। चलो तो चेक करने का तरीका तो आपने बताया था। डिफ्रेंशिएशन करना है भाई अपन को। ये पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन। और ये हो जाएगा थर्ड कंडीशन।
चलो फोर्स हमें दिया गया है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू दी गई है हमें 3x, एफ वाई की वैल्यू कितना दिया गया भाई, देखो कुछ नहीं तो सामने में क्या है 1, और एफ जेड की वैल्यू तो पहले से 0 है ना, है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x, एफ वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो y को लगेगा भैया x तुम कांस्टेंट हो, तुम्हें 0 बना देता हूँ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। सेकंड में एफ वाई की वैल्यू 1, एफ जेड की वैल्यू 0, तो ऐसे दिख रहा है कि 0 = 0 है। थर्ड देखो एफ एक्स कितना है 3x, और एफ जेड कितना भैया हमारे पास 0 है, तो जेड को लगेगा भैया x तुम कांस्टेंट हो तो तुम्हें 0 बना देती हूँ, 0 = 0। तो तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अच्छी बात भाई, शुक्र मनाओ। तो हम बोल सकते हैं कि इस पाथ में वर्क डन टोटल 0 मिलेगा। तो वर्क डन क्या मिलेगा यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये फोर्स नेचर में कैसा है, ये फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव वाली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सवाल को आपको अप्रोच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में।